आपका कमाया हुआ धन बढ़ता है या घटता है, ये पूरा 100% डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ एंड मनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बुक शेल्फ यूट्यूब पे, जो है आपका चैनल जहाँ मिलता है आपको सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल बुक, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, बायोग्राफीज आसान भाषा में। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी खूबसूरत किताब की। मॉर्गन हाउसल शुरुआती दिनों में अपने कॉलेज के टाइम की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस किताब की कि कैसे जब वे अपने कॉलेज के टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए एक लॉस एंजलिस के होटल में, नाइस होटल नाम से जब काम करते तो बिगड़ा शहजादा वहाँ पर आया करता था। वह बहुत अमीर था और बेतहाशा अमीरी के उसके चर्चे हुआ करते थे होटल में। वो कुछ भी सामान तोड़ दिया करता था, फ्लावर पॉट, लैंप। और जब वहाँ का मैनेजर होटल का उनसे पैसे मांगा करता था कि सर ये $500 का है, मुझे अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा, तो वह $5000 उस मैनेजर के मुंह पे मार के बोलता था कि आज के बाद मेरे को अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं इन सुंदर लाइनों से? वो कहना चाहते हैं कि अमीरी का आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसका कतई कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत होती है इस बुक की दो पर्सनैलिटीज़ के साथ, रोनाल्ड रीड एंड फुस्कॉन। रोनाल्ड रीड एक चौकीदारी का काम करने वाला, एक गैस स्टेशन पर गैस भरने वाला गरीब, जिसने अपने स्कूल के दिनों में लिफ्ट मांग कर अपने स्कूल तक जाना, और 38 की उम्र में उन्होंने $12,000 का एक कमरे का घर खरीदा। 52 की एज में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और 92 में की एज में उनकी खुद की डेथ हो गई 2014 में। बट यहाँ पर खास क्या है? डेथ तो 28 लाख लोगों की हुई थी अमेरिका में 2014 में, पर रोनाल्ड रीड की जब विल निकाली गई वसीयत, तो उसमें $8 मिलियन की सेविंग मिली, जिसमें से $2 मिलियन उनके स्टेप किड्स को दे दी गई और $6 मिलियन लाइब्रेरी और हॉस्पिटल्स, लोकल चैरिटी हॉस्पिटल्स को दे दी गई। ऐसा क्या था? वो पैसा जोड़ते थे और सेविंग करते रहे, जहाँ उनको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखा उनकी विल में। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, फुस्कॉन, जो एक MBA ग्रेजुएट है, एक बहुत बड़ी MNC मेरिल में वो काम कर रहा है। 40 की उम्र में वो रिटायर होने के लिए उसने कंपनी छोड़ दी। उसके पुराने जो सहयोगी हैं, उसकी लीडरशिप स्किल, उसकी कम्युनिकेशन, उसके जो एक्शन लेने की स्किल्स हैं, उसको बहुत तारीफ़ करते हैं। बट मिड-20s में 2001 या 2 के आसपास उसने एक आलीशान बंगला खरीदा, जिसमें 11 बाथरूम हैं, 2 पर्सनल स्विमिंग पूल्स हैं, एलिवेटर्स हैं जो पर्सनल कमरे तक आती हैं, 15 नौकर काम करते हैं, 6 सुपर कार्स हैं। बट हुआ क्या? 2018 में वो पूरी तरीके से बैंकरप्टी हो गई जब रिसेशन आया। उनका मकान 75% की ओरिजिनल वैल्यू से कम में इंश्योरेंस होल्डर उसने बेचा और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो निष्कर्ष ये है कि एक जीनियस जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकता और एक 10वीं फेल, वो फाइनेंशियल एजुकेशन से अमीर नहीं बन सकता, बट अपने बिहेवियर की वजह से वो अमीर बन सकता है। पैसे का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूलों की तरह आप पर्सनल फाइनेंसिंग में फॉर्मूले नहीं चलते, वहाँ चलता है आपका बिहेवियर, किस तरह से आप अपने पैसे के साथ बिहेव करते हैं। परसेप्शन ऑफ मनी इज़ डिफरेंट विद डिफरेंट पर्सन्स। लेखक यहाँ पर क्लियर बोलते हैं कि इतने लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में सेम परसेप्शन मनी को लेकर कैसे वो बिहेव करता है, उनके सोचने का तरीका दूसरे बंदे से आप मैच नहीं कर सकते। ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले और फिजिक्स के लॉज की तरह नहीं होता। ये टेक्निकल स्किल नहीं सिखाते आपको फाइनेंशियल में, ये सॉफ्ट स्किल है कि कैसे आपको पैसे के साथ बिहेव करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है बुक का पहला चैप्टर, नो वन इज़ क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। हम सोचते हैं कि सामने वाला पागल है, उसको पैसे का तरीका नहीं आता। सामने वाला सोचता है कि तीसरा बंदा बेवकूफ़ है, उसको पैसे खर्च करना नहीं आता, पैसे कमाना नहीं आता, पैसे जोड़ना नहीं आता। पर हर इंसान अपने परसेप्शन, अपने तौर तरीके के साथ, अपनी सोच के साथ जीता है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सब अपने अपने लिए होशियार हैं जब बात आती है पैसे को लेकर। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि किसी के लिए 5,000 पूरे महीने का कमाना सेटिस्फेक्शन देता है, और
किसी के लिए 5,000 रुपये की शॉपिंग करना 15 मिनट में, वो भी उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं देता। वो चाहता है कि 10,000 रुपये हों, उसके पास 15,000 रुपये हों। 2006 में माइकल बैटनिक द्वारा किया हुआ कंज्यूमर फाइनेंस सर्वे से पता चला ज़्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी हिस्ट्री, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, कैसा उनके साथ व्यवहार हुआ, उनका बचपन कैसा बीता, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ना कि एक दूसरे से बात कर कर, किताबें पढ़कर और वीडियोस देखकर। अगर आपका बचपन अपने पिताजी को शेयर मार्केट करते हुए गुजरा है और उन्होंने 90%, 80% से ज़्यादा उसमें कमाया है, ग्रोथ की है, तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से नहीं डरेंगे। वहीं आपका बचपन आपके रिश्तेदारों में आपने सुनते हुए बीता है कि आपने शेयर मार्केट एक जुआ है, वहाँ पर लोगों के पैसे डूबते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी में वो डिसीजन अपने कमाए हुए हार्ड मनी को इन्वेस्ट करने से हमेशा डरेंगे। आपके कमाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क लेने की जो पावर होती है, वो आपके एजुकेशन, आपके इंटेलिजेंस, आपके स्मार्टनेस से नहीं आती, वो आती है आपके एक्सपीरियंस से। अगर आपके बचपन में आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स ने किसी को पैसे उधार दिए और वो पैसे नहीं आए और आपके रिश्ते खराब हुए, तो आप हमेशा किसी को भी पैसे देने से डरेंगे, अपने रिलेटिव्स को। आपने अपने बचपन में अपने पिताजी को घर के लिए लोन लेते हुए देखा और उसकी EMI वो नौकरी जाने की वजह से नहीं भर पाए और बैंकरप्ट हो गए और सारा पैसा उनका चला गया, तो आप लोन के प्रति एक अलग ही नज़रिया रखेंगे, आपका परसेप्शन अलग होगा। और किसी ने अगर उसी लोन से एक घर खड़ा किया है, अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है, तो उसके लिए बैंक लोन लेना एक बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है। तो इस चैप्टर का निष्कर्ष ऑथर भाई साहब ऐसे निकालते हैं कि हम में से गरीब, अमीर से अमीर, मीडियम फैमिली क्लास वाला कोई भी पैसे को लेकर कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सब चालाक है। बट उसके पुराने एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे, उनके साथ बैठने वाले लोग किस तरह का उन्होंने एजुकेशंस लिए हैं, उनके डर, उनकी साइकोलॉजी, उनके इमोशंस पैसे को लेकर कैसे हैं, ये पूरा एक निष्कर्ष निकल के आता है इस चैप्टर से, नो वन क्रेजी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऐसे ही बहुत सारी रोचक किताबों की मैं समरीज अपनी भाषा में लाता रहूँगा और इस बुक की सेकंड पार्ट भी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा 8 से 10 मिनट के वीडियो में, जिससे कि आप कभी बोर ना हो। गाड़ी चलाते समय, मेट्रो में, ट्रेन में, पैदल चलते समय, जिम करते वक्त कभी भी आप सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सार क्या है किताब, कहना क्या चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ तक आपने मेरे वीडियो को सुना और देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।